नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। हंगामा क्यों है बरपा यूजीसी के नियम पर। ये यूजीसी का जो एक नियम आया है, ये क्या है? ये नियम है, कानून है, सरकार ने लाया है, किसी और ने लाया है? इस पर इतना हंगामा क्यों बरपा है? आइए इस विषय को कानूनी दृष्टिकोण से, वैधानिक दृष्टिकोण से समझते हैं। इस वीडियो में हम इस रेगुलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। मेरे हाथ में ये रेगुलेशन है और इसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। यह 13 जनवरी 2026 को नोटिफाई किया गया है, गजट नोटिफिकेशन हुआ है। पहले आपको यह स्पष्ट कर दें कि यह नोटिफिकेशन, यह रेगुलेशन भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय ने नहीं लाया है। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अधिनियम यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 की धारा 26 में पावर दिया गया है, पावर टू मेक रेगुलेशंस। तो उस पावर का प्रयोग करते हुए ये रेगुलेशन लाया गया है। ऐसा नहीं कि ये रेगुलेशन पहली बार आया है, इसके पहले भी एक रेगुलेशन था। वो रेगुलेशन इशू हुआ था 2012 में। आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। जो पुराना रेगुलेशन 2012 का था, उसको नलिफाई करते हुए ये लिखा हुआ है, ये लाइन हम आपको पढ़ देते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखा देते हैं। देयरफॉर इन सप्रेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2012 इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड ऑन सच एंड सेक्शन 26 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हेयर बाय मेक फॉलोइंग रेगुलेशंस। तो 2012 वाले रेगुलेशन में क्या था? 2012 वाले रेगुलेशन से इस रेगुलेशन में 2-3 अंतर है, उसको पहले समझ लीजिए। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं। पहला, वो बेसिकली एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन इन नेचर था, जबकि ये रेगुलेशन का वर्ड कहता है इट इज प्रमोशन ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है भागीदारी सुनिश्चित करना। 2012 वाले का मेन एम था प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन इन यूनिवर्सिटी, भेदभाव को खत्म करना, और यहां है भागीदारी और समावेशिता और फेयरनेस को इंक्लूड करना। जो वर्ड है स्टैट्यूटरी, वो हम बता रहे हैं। अभी मैं इस वीडियो में इस विषय पर बात नहीं करूंगा कि इसके राजनीतिक क्या मायने हैं। वो अगर आप लोग कहेंगे तो फिर अगले वीडियो में हम इसके राजनीतिक मायने पर चर्चा करेंगे। अभी विशुद्ध रूप से इस रेगुलेशन को समझते हैं कि ये रेगुलेशन है क्या। 2012 वाले में स्कोप ये था, इट वॉज मेनली फोकस्ड ऑन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और यहां पर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, डिसेबिलिटी, रीजन और रेस, इस सब को ले आया है डिस्क्रिमिनेशन के स्कोप में। सबसे बड़ा अंतर यह था कि 2012 के रेगुलेशन में जो पावर्स दिए गए थे वो सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर थे, वो गाइडलाइन इशू कर सकता था। लेकिन यहां पर ये मैंडेटरी है और इन्फोर्सेबल है, मतलब ये कानूनी जामा इसको पहना दिया गया है। 2012 वाले में इंटरनल कमिटी बनाई गई थी, सजेस्ट किया गया था, लेकिन यहां मैंडेटरी रूप से इक्विटी कमिटी गठन का प्रस्ताव है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर 2012 वाले में रिकमेंड किया गया था, लेकिन यहां मैंडेटरी है बनाना। 2012 वाले में कंप्लेंट का जो सिस्टम था वो बहुत वेग था, अनक्लियर था, वीक था, और यहां पर बाकायदा एक क्लियर कट ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम और हेल्पलाइन वगैरह बनाया है। 2012 में यूजीसी को बहुत लिमिटेड पावर थे और यहाँ पर बहुत वास्ट पावर मिल गया है। ये मॉनिटर कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है और पेनलाइज भी कर सकता है, दंड भी दे सकता है। 2012 वाले रेगुलेशन में दंड का बहुत स्पष्ट प्रावधान नहीं था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त दंड है। वो वार्निंग दे सकता है, फंडिंग रोक सकता है, और जो इंस्टीट्यूशन इसको कंप्लाई नहीं करेगा उसको डिबार कर सकता है फंड से, यहाँ तक कि उसको सर्टिफिकेट देने से भी रोक सकता है। 2012 वाले में एक जो चीज थी वो था जनरल प्रोटेक्शन मिला हुआ था स्टूडेंट को, और यहाँ पर स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन है। और 2012 वाले में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो गई। ऐसे भी 2012 के बाद 2026 में सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गया, इसलिए ये कंट्रोवर्सी में आ गया है। मैं इस कानून के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला तो ये समझिए कि इस रेगुलेशन जैसा मैंने कहा कि सरकार ने नहीं लाया है, लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहे। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को यूनिवर्सिटी ग्रांट
कमीशन एक्ट 1956 की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी ने लाया है। इसके जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। इसका प्रियम्बल ये है कि न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है, उसमें 3 शब्द है, फुल इक्विटी, फेयरनेस एंड इंक्लूजन। इसको यह लागू करना चाहती है, इसीलिए 2012 वाले रेगुलेशन को खत्म करते हुए, सप्रेस करते हुए, एनल करते हुए ये रेगुलेशन लाई है। इसमें पहले 3-4 शब्द को समझ लीजिए, तब आपको आसानी होगी। पहला समझिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर क्या है, इसको भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट इज दिस इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, EOC। इसके बाद है इक्विटी कमिटी। ये इक्विटी कमिटी क्या है? मेरा पर्पस इस वीडियो में आम लोगों को, स्टूडेंट्स को या सोसाइटी के अन्य स्टेक होल्डर्स को के सामने इसको एक्सप्लेन करना है। तो दूसरा कंपोनेंट है महत्वपूर्ण, इक्विटी कमिटी। तीसरा है ओम्बड्समैन। चौथा है इक्विटी स्क्वाड और इक्विटी एम्बेसडर्स। ये क्या है, इसको पहले आपको हम एक्सप्लेन कर दें। जैसा कि मैंने बताया कि इसके जो इस पूरे रेगुलेशन में 11 रूल में चर्चा की गई है सभी चीज़ों को। इसमें जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव कहता है कि टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, जेंडर, लड़की लड़के या ट्रांसजेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट और डिसेबिलिटी, पर्टिकुलरली अगेंस्ट, देखिए यहां एक चीज समझ लेंगे, पर्टिकुलरली अगेंस्ट SC, ST, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड यानी OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS। ऑब्जेक्टिव में यह भी लिखा हुआ है, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि सिर्फ SC, ST और OBC ही रहेंगे। ऑब्जेक्टिव है कि धर्म के नाम पर, रेस के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर, जाति के नाम पर, डिसेबिलिटी के नाम पर, पर्टिकुलरली SC, ST, OBC और इकोनॉमिकली EWS और पर्सन विथ डिसेबिलिटी के बीच अगर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो तो इसको दूर करना, ये इसकी ऑब्जेक्टिव है। ये रूल नंबर, रेगुलेशन के इस रूल नंबर 2 में स्पष्ट लिखा हुआ है, आपको स्क्रीन पर देख लीजिए। 3 में इसके डेफिनेशन की चर्चा की गई है। डेफिनेशन में अन्य चीजों के अलावा यानी रेगुलेशन 3 के ई में, जिस पर बहुत आजकल बहस हो रहा है कि साहब डिस्क्रिमिनेशन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। इट डिस्क्रिमिनेशन को कैसे डिफाइन किया गया है इसको देखिए। कहता है कि एक्सप्लेनेशन मीन्स एनी अनफेयर, डिफरेंशियल और बायस्ड ट्रीटमेंट, बायस्ड मतलब पूर्वाग्रह से ग्रसित कोई ट्रीटमेंट हो, और एनी सच एक्ट अगेंस्ट एनी स्टेक होल्डर्स वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, माने जो दिखाई पड़ रहा है या नहीं भी दिखाई पड़ रहा। कुछ डिस्क्रिमिनेशन, कुछ रिमार्क्स दिखाई पड़ सकते हैं, सुनाई भी पड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हरकत हो सकती है डिस्क्रिमिनेशन के जो दिखाई भी नहीं पड़ सकती, जो सुनाई नहीं पड़ सकती है, लेकिन उसको महसूस किया जा सकता है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, उसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे फर्ज कीजिए कि एक टेबल पर 5 आदमी खा रहा है, उसमें से एक जो स्टूडेंट है वह वीकर सेक्शन का है, मतलब SC, ST, OBC या इस कैटेगरी का है। 3 लड़के दूसरे सामान्य वर्ग के खा रहे थे और एक वो आ गया, वो तीनों उठ के चला जाता है, कुछ नहीं बोला उसको, उसके अगेंस्ट कोई रिमार्क नहीं किया, लेकिन ये इम्प्लिसिट है। क्यों उठ के चला गया? कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि तुम जिस टेबल पर बैठ के खा रहे हो हम नहीं खाएंगे। हम समझाने के उद्देश्य से बता रहे हैं। ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नाम पर, रेस के नाम पर, जाति के नाम पर, जेंडर के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर या डिसेबिलिटी के नाम पर, अगर ऐसा कुछ इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट डिस्क्रिमिनेशन, अनफेयर, डिफरेंशियल, बायस ट्रीटमेंट होता है तो ये डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूशन, लिमिटेशन और प्रेफरेंसेस which has the purpose or effect of nullifying or impairing equality of treatment in education। ऐसा कोई कृत्य जिसमें डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव कर रहे हैं, एक्सक्लूजन उसको बाहर कर दिए हैं, लिमिटेशन उसको लिमिट कर दिए हैं, या किसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, किस पर्पस से?
तो उसके इक्वालिटी यानी समानता का जो अधिकार है उसको नलिफाई करने के लिए, तो ये माना जाएगा डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन and in particular of imposing condition on any stakeholder or group of stakeholders which are incompatible with human dignity। मानव के सम्मान के विरुद्ध ऐसा कोई ट्रीटमेंट अगर आप करते हैं इस पर्पस से कि उसका एक्सक्लूजन हो जाए, लिमिटेशन उस पर हो जाए, किसी दूसरे को प्रेफरेंस दे देते हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन के इसमें आएगा। अब आइए कि ये सब अगर होगा तो इसके मैकेनिज्म क्या है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये 4-5 इंपॉर्टेंट चीजों को आपको समझना है। सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज जो मैंने बताई, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, ये क्या है? ये रेगुलेशन कहता है कि हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, HEI हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब हुआ कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 के प्रावधानों के तहत कोई यूनिवर्सिटी, कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी या कोई इस तरह का ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन हायर एजुकेशन का जिसमें डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं, जैसे IIM वगैरह हो गया, IITs हो गया जिसमें डायरेक्टर होते हैं, इन सबों को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर की स्थापना करनी पड़ेगी। ये क्या होगा? इसमें कम से कम 5 फैकल्टी मेंबर्स होंगे। फर्ज कीजिए कि कोई ऐसा उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को करने होंगे। फर्ज कीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई कॉलेज है, उसमें 5 फैकल्टी मेंबर नहीं मिला, तो कहता है कि यह इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो यूनिवर्सिटी में होगा वही इस कॉलेज के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के रूप में माना जाएगा। कहता है कि इस सेंटर में, यह सेंटर का क्या काम रहेगा? तो इस सेंटर का काम रहेगा अपने इंस्टीट्यूशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी के माहौल को कायम करना और डिस्क्रिमिनेशन आदि नहीं हो, इसको सुनिश्चित करना। यह इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर पुलिस से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, सिविल सोसाइटी से, लोकल मीडिया से, NGO आदि से और स्टाफ और पेरेंट से एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करके रखेगा ताकि कैंपस में इक्वल अपॉर्चुनिटी या नॉन डिस्क्रिमिनेटरी माहौल बरकरार रहे। इतना ही नहीं, इस इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर को डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी से और स्टेट लीगल अथॉरिटी से समन्वय स्थापित करके रखना है ताकि किसी वैसे बच्चे को जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और उसको अगर कानूनी सहायता की जरूरत पड़े तो उसको कानूनी सहायता मिले। ये मुख्य रूप से ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर है। इस इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव कि कैंपस के अंदर सबकी समान भागीदारी हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी वातावरण हो, सबको समान अवसर मिले, इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इस अपॉर्चुनिटी, इस माहौल को, इस ऑब्जेक्टिव को लागू करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर के द्वारा एक इक्विटी कमिटी का गठन किया जाएगा। मतलब इसको आप समझ लीजिए कि एक तरह से ये एग्जीक्यूटिव कमिटी टाइप चीज है। तो ये इक्विटी कमिटी कहलाएगा और ये इक्विटी कमिटी का गठन कौन करेगा? तो उस इंस्टीट्यूशन का जो हेड रहेगा। जैसे अगर कॉलेज है तो कॉलेज का प्रिंसिपल, मान लीजिए कि IIT है तो IIT का वहाँ जो डायरेक्टर होगा वो करेगा। तो ये इसका काम रहेगा इक्विटी कमिटी के गठन का। देखिए एक चीज याद रखिए, एक अंतर होता है इक्विटी और इक्वालिटी में। इक्वालिटी का मतलब होता है समानता और इक्विटी का मतलब होता है भागीदारी। तो ये भागीदारी कमेटी है। इसमें कौन कौन लोग रहेंगे इक्विटी कमेटी में? पहला, जो उस इंस्टीट्यूशन का हेड होगा, कॉलेज है तो उसका प्रिंसिपल, कोई ऑटोनोमस उस टाइप की बॉडी है तो उसका डायरेक्टर, जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन रहेगा। इसके बाद 3 प्रोफेसर्स रहेंगे, सीनियर फैकल्टी मेंबर रहेंगे जो इस कमेटी के मेंबर रहेंगे, 3। तो इसीलिए देखिए आपको बता रहा, बहुत लोग बोल रहा है कि इस इक्विटी कमेटी में भाई जनरल कास्ट का तो है नहीं, तो ये जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहेगा इसमें तो नहीं लिखा है कि कोई SC ST ही रहेगा, कोई जो उसका हेड रहेगा। और फैकल्टी मेंबर जो 5 जो सीनियर फैकल्टी मेंबर रहेगा वो रहेगा। एक स्टाफ मेंबर रहेगा अदर देन द टीचर, उस कॉलेज का अकाउंटेंट हो सकता है, बड़ा बाबू हो सकता है, ये इसका मेंबर रहेगा। 2 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सिविल सोसाइटी हैविंग रेलिवेंट एक्सपीरियंस एज मेंबर्स। जो लोग ये कह रहे हैं कि इस इक्विटी कमिटी में जनरल क्लास का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, तो मुझको लगता है कि ये उनको देख लेना चाहिए, क्योंकि
जो 2 रिप्रेजेंटेटिव सिविल सोसाइटी के होंगे, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि वो कौन रहेंगे, वो समान वर्ग से भी हो सकते हैं। 2 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव टू बी नॉमिनेटेड बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज एज स्पेशल इनवाइटी। 2 स्टूडेंट के भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, उसमें क्राइटेरिया है कि जिसका मेरिट बहुत बढ़िया हो, एक्सेलेंट हो, स्पोर्ट्स आदि इन चीजों में। कोऑर्डिनेटर ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर शैल एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो मेंबर सेक्रेटरी। जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो मेन बॉडी होगा, जो इस पूरी व्यवस्था को लागू कराएगा, उसका जो कोऑर्डिनेटर होगा वही इस इक्विटी कमेटी का सेक्रेटरी होगा। कहता है कि इस कमेटी में must have representations from backwards, persons with disability, scheduled caste, scheduled tribes and women। ये कह रहा है कि इसमें ये जरूर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग नहीं रहेंगे। जैसे मैंने कहा ना कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, 3 फैकल्टी मेंबर, 2 सिविल सोसाइटी के लोग, 2 स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स, ये सब भी रहेंगे। लेकिन ये इसके जो SC, ST, OBC, डिसेबल्ड और वुमेन, इसका प्रतिनिधित्व इसमें जरूर रहेगा। बाकी इसमें दिया हुआ 2 साल का टर्म रहेगा, ये कम से कम 2 बार साल में एक मीटिंग करेगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने 2 चीज़ की चर्चा की, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर जो यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी के लेवल पर होगा, उसके नीचे हर कॉलेज या हर इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन HEI बोलते हैं, उसमें इक्विटी कमेटी रहेगी। उस इक्विटी कमेटी का हेड कौन रहेगा? तो उस इंस्टीट्यूशन का हेड। इसके अलावा 3 प्रोफेसर, 2 रिप्रेजेंटेटिव सिविल सोसाइटी के, 2 स्टूडेंट्स। अब आइए इसमें कंप्लेन करने का जो तरीका होगा वो कैसे होगा। इसके लिए इक्विटी हेल्पलाइन एक व्यवस्था की जाएगी जो राउंड द क्लॉक काम करेगा। कंप्लेंट, अच्छा ये यहां पर आपको हम बताते चलें कि इक्विटी कमेटी का सिर्फ ये काम नहीं है, जैसा कि बहुत जगह यूट्यूब वगैरह में या अन्य मंचों पर बात हो रही है कि साहब इक्विटी कमेटी का सिर्फ यही काम है कि कंप्लेंट आएगा उसको मॉनिटर कीजिए, दंड दे दीजिए वगैरह वगैरह। जो ये रेगुलेशंस बना है इसमें यह लिख रहा है स्पष्ट रूप से, ये रेगुलेशन 7 को अगर आप देखेंगे तो ये कह रहा है कि इक्विटी, ये जो हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इसको फॉलोइंग मेजर्स लेने हैं। माने उसको ये सुनिश्चित करना है कि उसके कैंपस में कोई इस तरह की चीज नहीं हो रही हो, वैसा वातावरण पैदा करना है। कंप्लेन तो लास्ट रिजोर्ट है। क्या क्या चीज करना है? तो इंक्लूसिव वातावरण पैदा करना है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, कहीं भेदभाव नहीं वैसी स्थिति पैदा करना है, अच्छा माहौल पैदा करना है, एकेडमिक माहौल पैदा करना है, संवाद लोगों में स्थापित होता रहे ये पैदा करना है। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। अब आइए कहता है कि अगर किसी इसके बावजूद अगर कोई किसी का डिस्क्रिमिनेशन होता है किसी इन मेंबर्स के अगेंस्ट, तो अच्छा आपको ये बताते चलें कि जो ऑब्जेक्टिव लिखा है, जैसे मैंने कहा, इस रेगुलेशन को पढ़ करके ये नहीं लग रहा है कि खाली SC, ST, OBC या डिसेबल्ड जो मेंबर्स हैं उसी का, चूंकि ऑब्जेक्टिव रेगुलेशन 3 में लिख रहा है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, ये स्पष्ट होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव जो होता है ये पार्ट है इस रेगुलेशन का। ये क्या कह रहा है? टू इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट, डिसेबिलिटी, पर्टिकुलरली अगेंस्ट SC, ST, OBC एंड EWS एंड पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। इसका मतलब तो पढ़ने से यह लग रहा है कि किसी के खिलाफ इस तरह का अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो कर सकता है। इसलिए ये बात, इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इस पूरे रेगुलेशन की ठीक से चर्चा नहीं हुई या फिर सरकार ने भी इसको ठीक से लोगों को बताया नहीं है। हाँ, इसके पीछे मंशा क्या है सरकार की, मैंने फॉर दैट मैटर UGC की, ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि किसी भी नियम, कानून, रेगुलेशन में 2 शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है। पहला होता है लेटर ऑफ द लॉ, दूसरा होता है स्पिरिट ऑफ द लॉ। तो लेटर ऑफ द लॉ मैं आपको समझा रहा हूं, स्पिरिट ऑफ द लॉ क्या है यह तो जब लागू होगा तब समझ में आएगा। लेकिन इसके देखने से लगता है कि इसमें लिखा हो एनी एग्रीव्ड पर्सन, किसी के साथ ऐसा भेदभाव हुआ है तो वो ऑनलाइन पोर्टल पर लिखित
या मेल से या किसी को भी कंप्लेंट सीधे किसको करेगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर को करेगा, और वो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर फिर उस कंप्लेंट को भेज देगा इक्विटी कमेटी को। इस इक्विटी कमेटी को 24 घंटे के अंदर मीटिंग बुलानी होगी और उसका रिपोर्ट 15 वर्किंग डेज के अंदर यह रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा सेंटर को और एक एग्रीव्ड पर्सन को भी। और जब यह रिपोर्ट मिल जाएगा तो जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, जो इक्विटी कमेटी का चेयरमैन भी है, उसको एज पर द रूल्स एंड लॉ ऑफ द लैंड 7 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब देखिए यहां पर एक और चीज कह रहा है कि मान लीजिए उस एग्रीव्ड पर्सन को इक्विटी कमेटी के रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं है, या उसकी इंक्वायरी जो हुई उससे संतुष्ट नहीं हुआ वो, तो एक ओम्बड्समैन यानी ओम्बड्स पर्सन, लोकपाल टाइप चीज समझ लीजिए, उसकी व्यवस्था की गई है। उसके पास 30 दिन के अंदर उसको अपील करना पड़ेगा। और ओम्बड्स पर्सन अगर चाहे तो एक एमिकस क्यूरी, मतलब आप समझ लीजिए ओम्बड्समैन को समझ लीजिए जज, तो एमिकस क्यूरी को मान लीजिए कि एक सरकारी वकील, तो एक सरकारी वकील एमिकस क्यूरी, समझाने के उद्देश्य से बोल रहे हैं, ये बहाल करेगा जिसका फीस जो है वो इंस्टीट्यूशन पे करेगा। और ओम्बड्स पर्सन जो है वो 30 दिन के अंदर, एक कानून है, रेगुलेशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिड्रेसल ऑफ ग्रीवांसेस ऑफ स्टूडेंट्स रेगुलेशन 2023, इसके अनुसार ओम्बड्स पर्सन उसको डिस्पोज करेगा। मॉनिटरिंग कैसे होगी? तो इसके बारे में रूल रेगुलेशन 10 में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मैकेनिज्म डेवलप करेगी कि साहब ये पूरी व्यवस्था ठीक से लागू हो, यानी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। अब फर्ज कीजिए कि इस रेगुलेशन को किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं माना, कोई यूनिवर्सिटी नहीं मान रही है, तब क्या होगा? तो या फिर मान लीजिए कि जो कंप्लेंट किया उसका कंप्लेंट सही साबित हुआ, तो कहता है कि वो जो अगर सही साबित होगा तो फिर जो लॉ ऑफ द लैंड है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट SC/ST एक्ट है, या फिर और जो BNS की धाराएं हैं, अगर मारपीट किया है तो उसके लिए फिर वो प्यूनिटिव सेक्शंस हैं, उन सबों पर मुकदमा हो सकता है। वो ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमको किसी ने कैंपस में मारा तो हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, तो है ही। तो एक तरह से मुझको तो लगता है कि एक तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर वो सीधे चला गया पुलिस में, मान लीजिए कि किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBC या इवन जनरल स्टूडेंट्स के साथ ही मारपीट हुई, तो लॉ ऑफ लैंड तो है, वो अगर जाएगा थाने में तो उस पर तो कम केस होगा ही और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक तरह से ये जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और इक्विटी कमेटी है, तो एक तरह से तो पहला दरवाजा है कि पहले वहां जाइए, डायरेक्ट आप वहां नहीं जाइएगा। ये मुझको अभी जो लग रहा है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो कह रहा है कि अगर कोई कंप्लायंस नहीं किया यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या और कुछ जो हो सकता है, तो उस पर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है? पहला, उसको UGC के स्कीम से डिबार कर दिया जाएगा। दूसरा, उसको डिग्री देने से मना कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा पनिशमेंट है। फर्ज कीजिए कि कोई IIT है या मान लीजिए MIT यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर भी लागू होगा। कोई एम्स है, IIT है, कोई लवली यूनिवर्सिटी है, गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी है, कहेगा हम नहीं लागू करेंगे, तो उसको डिग्री देने पर रोक लगा देगा UGC। उसको ऑनलाइन जो कोर्सेज होता है, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स होता है, उस पर भी रोक लगा देगा। और उसको रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड अंडर सेक्शन सच एंड सच ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट। अब इसमें मुझको एक दो एनामोलीज नजर आ रहा है। मुझको क्या एनामोलीज नजर आ रहा है वो बता देते हैं। अभी मैंने सरसरी निगाह से बना दिया है, यदि आप चाहेंगे तो मैं इसको बड़े स्क्रीन पर इसके एक एक रूल को भी मैं आपको समझा दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा तो। मोटे तौर पर फिर से मैं रिकैप कर देता हूं। पहला, ये रेगुलेशन का सरकार नहीं लाई है, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन लाई है, माफ कीजिएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन लाई है, जिसको यह अधिकार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC एक्ट 1956 की धारा 25 में दिया हुआ है।
दूसरा, इस तरह का रेगुलेशन 2012 में लाया गया था, उसको रिपील करते हुए नया रेगुलेशन लाया गया है। तीसरा, इसमें 5 लेयर का व्यवस्था है। पहला कि हर इंस्टीट्यूशन अपने लेवल पर, एक यूनिवर्सिटी लेवल पर एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाएगा। उसके नीचे एक तरह से वर्किंग कमेटी टाइप हर इंस्टीट्यूशन में इक्विटी कमेटी बनेगी, जिसकी हेड उस इंस्टीट्यूशन का हेड होगा, उसमें बाकी लोग मेंबर्स होंगे। तीसरा, एक हेल्पलाइन ग्रीवांस को रिपोर्ट करने का, ग्रीवांस को बताने का एग्रीव पर्सन के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया। इसके बाद ओम्बड्स पर्सन की व्यवस्था की गई है। जब इक्विटी कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगा, उस पर कार्रवाई वगैरह होने की बात होगी, या मान लीजिए कि उसने जो रिपोर्ट दिया वो एग्रीव पर्सन की मर्जी के अनुसार नहीं है, तो ओम्बड्स पर्सन के यहाँ अपील कर सकता है, जो उसको 30 दिन के अंदर उसको रिड्रेस करेगा। और अगर सही पाया जाएगा तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का स्टूडेंट के रिड्रेसल के लिए जो रेगुलेशन है 2023 का, उसके अनुसार काम करेगा। या फिर अगर कोई प्यूनिटिव एक्शन होना है तो कानून की विभिन्न धाराओं के तहत उस पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा 2 चीज़ और है। एक है इक्विटी स्क्वाड्स। इक्विटी स्क्वाड क्या है कि ये इक्विटी कमेटी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ स्क्वाड बनाएगी, ये सब फ्लाइंग स्क्वाड। तो ये इक्विटी स्क्वाड, इसका क्या काम रहेगा? इसका काम रहेगा यह इन चीज़ों की निगरानी करे और यूनिवर्सिटी के कैंपस में, कॉलेज के कैंपस में ऐसा माहौल पैदा करे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। अब उसका पूरा डिटेल नहीं दिया गया, लेकिन मुझको लगता है कि इस इक्विटी स्क्वाड जो होगा, इसके गठन में वैसे लड़कों को रखा जाएगा जो कंसिलिएटरी अप्रोच अपनाते हैं। तो ऐसी कोई बात हुई तो उसको समझा बुझा करके, एक तरह से वो ब्रांड एम्बेसडर टाइप चीज होगा। तो इक्विटी स्क्वाड हुआ। एक इक्विटी एम्बेसडर की भी व्यवस्था की गई है। वैसे लड़के, वैसे स्टूडेंट्स, वैसे लोग जो इस तरह के मामलों में जिनका इंटरेस्ट है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, अच्छा माहौल वगैरह रहे, उसको एम्बेसडर्स वगैरह भी बनाने की व्यवस्था की गई है। तो ये ओवरऑल ये चीज़ है, लेकिन इसमें मुझको 1-2 एनामोलीज नजर आ रही है जिसको सरकार को करना चाहिए था। संविधान में 1-2 प्रिंसिपल हैं। पहला प्रिंसिपल ये है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्टेराम पार्टेम। इसका मतलब होता है कि बिना किसी की बात सुने उसके संबंध में निर्णय आप नहीं दे सकते। अब यहां मान लीजिए कि कोई एग्रीव्ड लड़के ने किसी के खिलाफ कंप्लेंट की, तो उस कंप्लेंट की ऑफकोर्स वो इंक्वायरी करेगा इक्विटी कमेटी। उससे नहीं संतुष्ट हुआ तो ओम्बड्स पर्सन भी करेगा। लेकिन जिसके खिलाफ कंप्लेंट किया गया है वह अगर इक्विटी कमेटी के रिपोर्ट से सहमत न हो तो वो अपील करेगा कि नहीं करेगा उसको। हालांकि ये बात तो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर इक्विटी कमेटी इस मामले की जांच करेगा तो जिस लड़के के खिलाफ या जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो उसकी सुनवाई तो करेगा ही, लेकिन उसको यहां स्पष्ट कर देना चाहिए था। और अपील के मामले में जो ये कह रहा है कि एग्रीव्ड पर्सन को अगर इक्विटी कमेटी के रिपोर्ट से वो सहमत नहीं है तो ओम्बड्स पर्सन के पास जाए, मुझको लगता है यहां एक अमेंडमेंट कर देना चाहिए कि जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुआ है वो अगर इक्विटी कमेटी के रिपोर्ट से सहमत नहीं हो, उसको लगे कि नहीं मेरी बात ठीक से नहीं सुनोगे, तो उसको भी ओम्बड्स पर्सन के पास अपील करने का अधिकार होना चाहिए। मुझको लगता है ये अमेंडमेंट यहां पर किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज कि अच्छा होता कि जो ऑब्जेक्टिव लिखा है, ऑब्जेक्टिव देख पढ़ने से ये लगता है कि साहब इसमें SC, ST, OBC, डिसेबल्ड पर्संस, वीमेन के अलावा EWS की भी बात कही गई है। तो इस रेगुलेशन नंबर 2 में जो EWS, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको यहां पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाना चाहिए। जैसे ये जो कमिटी इसमें लिखा गया है, हालांकि इसमें एक जगह लिखा है कि जिन चीजों की चर्चा नहीं है वो जनरल क्लाउजेज एक्ट के तहत कवर्ड होंगे, लेकिन मुझको लगता है कि यहां पर एक जो 6 में जो दिया गया है कंपोजिशन ऑफ इक्विटी कमेटी, इस इक्विटी कमेटी में ये जरूर दे देना चाहिए था कि कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव EWS का होता। तो मैं ये 2 सुझाव UGC को देना चाहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। पहला कि प्रिंसिपल ऑफ ऑडी अल्टेराम पार्टेम को इसमें इंक्लूड करिए, और दूसरा
ये जो कंपोजिशन ऑफ इक्विटी कमेटी है जिसमें ये लिखा गया है कि कमेटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओबीसी, एससी, एसटी, डिसेबल्ड, ट्राइब एंड वुमेन, इसमें एक जरूर दे देना चाहिए कि दिस कमेटी मस्ट हैव एटलीस्ट वन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईडब्ल्यूएस। तो ये दो अगर संशोधन कर दिया जाए तो मुझको लगता है इस विवाद खत्म हो सकता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आप चाहें, अभी मैंने सरसरी निगाह से बताई है, चूंकि 11 रेगुलेशंस हैं इसमें, यदि आपका सुझाव होगा तो मैं बड़े स्क्रीन पर डिजिटल बोर्ड पर इन सबों को बारी बारी से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी ऑफ कोर्स ये यूजीसी लाई है, लेकिन इस बात से कौन इनकार करेगा कि यूजीसी तो मंत्रालय के अंदर ही काम करते हैं। अदरवाइज ये धर्मेंद्र प्रधान क्यों बोलते हैं कि भाई किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो ये बेसिकली ये क्यों लाई है, इसका क्या पॉलिटिकल मकसद है बीजेपी का, ये अगले वीडियो में हम आपसे जरूर बात करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।